रैगिंग फ्लेम बैरियर। कुणाल ने भयानक गुस्से में दहाड़ लगाई। अब उसकी आवाज फटी और कर्कश हो चुकी थी। आसपास की जेल से अनगिनत फ्लेम रून्स तेजी से उसकी ओर बढ़े। सच कहूं तो कुणाल की अधिकांश शक्ति इसी विशाल फ्लेम प्रिजन में केंद्रित थी, क्योंकि उससे डर था कि राघव किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके भाग न जाए। लेकिन अब उसके पास जेल में इस्तेमाल की गई शक्ति को वापस खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव की सेबर के 3 वार लगातार फ्लेम बैरियर से रोके गए। जहां तक कुणाल का सवाल है, वो अपने क्रॉच को पकड़े हुए जमीन पर लगातार रोलिंग कर रहा था और चीख रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि वह लड़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अगर उसने पहले से यह जेल स्थापित न की होती तो वह अब तक मर चुका होता। उसकी लाइफ रॉड नष्ट हो चुकी थी। वह दर्द अकल्पनीय था। भले ही वो उसे ठीक करने के लिए हेवनली दाव ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। ह्यूमन दाव की जड़ को ठीक करने में हेवनली दाव ऊर्जा का बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। इस समय कुणाल केवल दर्द को दबाने के लिए फ्लेम बैरियर का उपयोग करके थोड़ा समय खींच सकता था। उसके बाद ही वो लड़ना जारी रख पाएगा। ये सुनकर कि राघव के वार लगातार उसकी सुरक्षा से रोके जा रहे हैं, कुणाल ने राहत की सांस ली। उसने तेजी से दर्द को दबाने के लिए एक मेडिसिनल पिल निगल ली, वरना उसके शरीर को चीर देने वाले उस तीव्र दर्द के साथ लड़ना तो दूर, उसके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। राघव, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दूंगा। कुणाल नफरत से भरा हुआ था। अपने इतने सालों में उसने इतना कष्ट कभी नहीं झेला था। राघव की इस लात ने उसकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की क्षमता को ही काट दिया था। भले ही पिल टावर के पास हजारों अद्भुत मेडिसिनल पिल्स थी जो उसे इसे फिर से उगाने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन यह केवल आकार ही होगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि इसका कार्य कभी वापस नहीं आएगा। राघव लगातार फ्लेम बैरियर पर हमला कर रहा था, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पा रहा था। इससे कुणाल शांत हो गया और उसने ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 मिनट गुजर गया। कुणाल आखिरकार दर्द को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस 1 मिनट में उसने महसूस किया कि उसकी जेल काफी कमजोर हो गई है। राघव लगातार ब्लड ड्रिंकर से बैरियर पर वार कर रहा था, जबकि शीन जेल के चारों ओर कुंडली मारकर उसकी ऊर्जा को लालची तरीके से निगल रहा था। राघव केवल बैरियर पर हमला इसलिए कर रहा था ताकि कुणाल का ध्यान भटकाया जा सके, जिससे शीन को लौ ऊर्जा को निगलने के लिए ज्यादा समय मिल सके। शीन ने लालच से लौ ऊर्जा को सोख लिया। उसकी लपटों का बैंगनी रंग गहरा होता गया और उसकी ऑरा भी मजबूत होती गई। हरामखोर, तुम अभी भी चोरी कर रहे हो। धमाका, कुणाल दहाड़ा और उसकी बनाई जेल हिल गई। वो शीन को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसने पाया कि इस 1 मिनट में शीन बहुत मजबूत हो गया था, जबकि उसकी जेल के अंदर की ऊर्जा कम हो गई थी। वो उसे झटक नहीं पाया। कुणाल को पागल होते देख राघव ने शैतानी अंदाज में कहा, इतना छोटे दिल के मत बनो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लौ ऊर्जा है, जिससे तुम्हारा टेम्पर खराब हो रहा है। युवाओं के लिए हमेशा इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। खुद को देखो, तुम कितने घबराए हुए और परेशान हो। ये एक स्पष्ट संकेत है कि तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा लपटे दबाए हुए हो। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हारी जान बचा रहा था। मर जा, कुणाल दहाड़ा। उसके बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे और लपटे उसके चारों ओर कुंडली मार रही थी। धरती और आकाश हिल उठे। दुनिया अचानक साफ हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विशाल फ्लेम प्रिजन गायब हो गई थी। इस फ्लेम प्रिजन के भीतर की ऊर्जा को फिर से सोखने के बाद कुणाल की ऑरा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उसने अपना हाथ हिलाया और गोल्डन स्पीयर राघव की ओर तेजी से बढ़ा। राघव ने भी शीन को वापस बुला लिया। बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल युवन उसके शरीर में प्रवाहित हुई। अभी अभी शीन ने न केवल कुणाल की लौ ऊर्जा को निगल लिया था, बल्कि उसने उसकी बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल युवन भी ले ली थी। धमाका, सेबर और स्पीयर एक बार फिर टकराए, जिससे विशाल आग की लहरें उठीं। दुनिया जल उठी, जिससे अंतरिक्ष ट्विस्ट हो गया। हरामखोर, मैं तुम्हारे शरीर से त्वचा उधेड़ दूंगा और तुम्हारी हर मांसपेशी और हड्डी को बाहर निकाल दूंगा।
अब कुणाल ने अपनी फ्लेम प्रिजन को वापस बुला लिया था और एक पूरी शक्ति का हमला कर रहा था, लेकिन वह केवल राघव के बराबर ही था। ऐसा इसलिए नहीं था कि राघव मजबूत हो गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने कुणाल की इतनी सारी स्पिरिचुअल युअन और लॉ ऊर्जा ले ली थी। इससे कुणाल इतना गुस्सा हुआ कि उसे लगा जैसे वह मर ही जाएगा। वो साफ तौर पर राघव से ज्यादा मजबूत था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा सावधान था, चीजें इस तरह से बदल गई। उन दोनों ने एक जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। हवा में लपटें भर गई। हालांकि कुणाल गुस्से में था, लेकिन अपने पिछले अनुभव के कारण उसने अब नजदीकी रेंज में राघव से लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने विशाल स्पीयर इमेजेस निकाले जो राघव पर दूर से हमला कर रहे थे। राघव ने ब्लड रिंग कर लहराई 70% समय बचाव कर रहा था। उसने हेड ऑन कोलिशन से बचने की पूरी कोशिश की। डिवाइन रिंग और सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम की मदद से वो लड़ते हुए ऊर्जा रिकवर कर रहा था। राघव की थकी हुई स्पिरिचुअल यून लगभग 1/3 तक ठीक हो गई थी। जब तक वह कोई बड़ा मूव इस्तेमाल नहीं करता, उसकी स्पिरिचुअल यून बढ़ती ही रहेगी। लड़ाई जितनी देर खिंचेगी, उसके लिए उतनी ही फायदेमंद होगी। इस समय कुणाल का चेहरा बदल गया। आखिरकार उसने महसूस किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी स्थिति और बिगड़ती जाएगी। उसकी स्पिरिचुअल यून भी ठीक हो रही थी, लेकिन राघव जितनी तेजी से रिकवर नहीं हो रही थी। इसके अलावा जहां स्पिरिचुअल यून को जल्दी ठीक किया जा सकता था, वहीं उसके लिए राघव द्वारा चुराई गई लॉ ऊर्जा को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। ब्लड लाइन गोल्डन फ्लेम। कुणाल आखिरकार शांत हो गया। अपने दांत पीसने पर उसके माथे पर एक गोलाकार रून दिखाई दिया। उसके भीतर रोशनी घूमने लगी जब तक कि वह एक धधकता सूरज नहीं बन गई। कुणाल के शरीर से गोल्डन फ्लेम्स का एक पुंज फूट पड़ा। एक बार जब गोल्डन फ्लेम्स फूट पड़ी तो उसकी सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम उबलते हुए तेल की तरह हो गई। इसने एक भयानक दबाव डाला जिसके कारण अंतरिक्ष गड़गड़ा उठा। राघव, क्या तुमने सोचा था कि मुझसे वो थोड़ी सी लॉ ऊर्जा चुराकर तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? बेवकूफ, सपना देखते रहो। मैं तुम्हें हमारे बीच असली अंतर दिखाऊंगा। वो शक्ति जिसकी बराबरी तुम जैसे कोड़ाकचरा लाखों सालों तक खेती करके भी नहीं कर सकते। कुणाल ने हवा में तैरते हुए सुनहरी लपटों के साथ दूर खड़े राघव को बर्फीली निगाहों से देखा। राघव अंदर तक हिल गया। ये गोल्डन फ्लेम लपटों के बीच एक राजा की तरह लग रही थी। किसी भी अन्य लपट को इसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ता, लेकिन किसी अज्ञात कारण से राघव ने अपनी आत्मा की गहराई में इस गोल्डन फ्लेम के लिए एक तरह की घृणा और नफरत महसूस की। कुणाल ने अपना स्पीयर उठाया। उसमें से गोल्डन फ्लेम्स ऊपर उठीं और एक भयानक दबाव भड़क उठा। राघव चाहे आकाश में भागे या नर्क में, यह स्पीयर उसका पीछा करेगा। यह भयानक लॉक अपरिहार्य था, लेकिन राघव को कोई डर नहीं लगा। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर। एक भयानक ऑरा अब राघव से भी ऊपर उठ गई। उसके इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स तेजी से घूमने लगे। राघव की त्वचा अचानक फट गई और उस पर दरारें पड़ गई। खून बहने लगा। उसका शरीर अपनी खुद की शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। धमाका। ब्लड रिंग कर कुणाल के गोल्डन स्पीयर से टकराई। कुणाल ने एक मुंह खून खांस दिया, जबकि राघव के शरीर से खून का धुंध फट पड़ा। उसका भौतिक शरीर उसके 108,000 इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स की शक्ति को सहन नहीं कर सका। वो अब पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन उसने फिर भी कुणाल के फुल स्ट्रेंथ अटैक को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। सेबर और स्पीयर पूरी तरह से मेल खा रहे थे और लपटों ने आसपास के माहौल को तबाह कर दिया। ये एक वर्ल्ड शेकिंग कोलिजन था। दोनों अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। कुणाल का गुस्सा अब सदमे में बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राघव के पास इतना भयानक ट्रम्प कार्ड होगा। मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा। कुणाल की ऑरा बदल गई। अचानक हर दिशा से अनंत लपटें उसकी ओर उड़ने लगी। उसी समय हवा में चांस भर गए जैसे देवताओं की फुसफुसाहट हो। राघव ने व्यंग्य किया, निर्वाणा स्क्रिप्चर, क्या वो इसे भी नहीं जानता था? जिस समय कुणाल ने निर्वाणा स्क्रिप्चर का उपयोग करना शुरू किया,
उसी समय राघव ने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अचानक मंत्र गूंजने लगे, ऐसे मंत्र जो पिछले चांद से अलग थे। यह मंत्र और भी शानदार था और यह कुणाल के कानों में स्पष्ट रूप से गूंजा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मेरे पिल वैली के निर्वाणा स्क्रिप्चर को कैसे जान सकते हो? राघव ने उसे नजरअंदाज किया और निर्वाणा स्क्रिप्चर की पूरी शक्ति को उजागर किया। धरती और आकाश हिल उठे। दुनिया की लौ ऊर्जा राघव की ओर उमड़ पड़ी। उसके आसपास की लपटें ऐसी लग रही थी जैसे अंदर तेल डाल दिया गया हो और वे आसमान की ओर उछल पड़ी। ये असंभव है। कुणाल गुस्से में दहाड़ा। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। राघव पिल वैली की गुप्त कला निर्वाणा स्क्रिप्चर को कैसे जान सकता है? सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि जब राघव ने निर्वाणा स्क्रिप्चर का उपयोग किया तो उसने कुणाल द्वारा इकट्ठा की गई सारी लौ ऊर्जा को छीन लिया। कुणाल ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राघव न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की लौ ऊर्जा छीन रहा था, बल्कि वो उसकी कोर फ्लेम को भी ले रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राघव से लड़ना तो दूर, उसकी सारी लौ ऊर्जा उसके द्वारा चूस ली जाएगी। अंत में मौत ही उसका एकमात्र रास्ता होगी। धमाका! कुणाल ने अचानक अपने गोल्डन स्पीयर में विस्फोट कर दिया। राघव अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गया और उसकी शक्ति से कई मील दूर उड़ गया। ठीक उसी क्षण कुणाल ने एक हैंड सील बनाया और हवा में 3000 मीटर का एक कॉल्ड्रन दिखाई दिया। इस कॉल्ड्रन ने एक भयानक दबाव डाला जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी कुचल रहा था। राघव का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। यह कॉल्ड्रन शायद किंग आइटम से भी ऊंचे स्तर का था। मर जा! कुणाल पागल लग रहा था। उसकी आंखों से सुनहरा खून बह रहा था और उसका चेहरा मुड़ा हुआ था। विशाल कॉल्ड्रन राघव की ओर जोर से टूट पड़ा। राघव के बाल तुरंत खड़े हो गए। उसे पूर्व सूचना मिली कि इस कॉल्ड्रन से टकराने का मतलब निश्चित मौत होगी। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को हटा दिया। उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी एल्बो को पकड़ा और उसके दाहिने हाथ के ऊपर एक गोला बनने लगा। जब वह गोला पहली बार सामने आया तो वह केवल फुट चौड़ा था, लेकिन जैसे ही राघव ने उसमें अपनी ज्वाला ऊर्जा और अमर प्लेटफॉर्मों की शक्ति डाली, वो अचानक 30 मीटर तक फैल गया। यह ऐसा लग रहा था मानो राघव के हाथ में एक तारा उतर आया हो। उस भयानक कड़ाहे का सामना करते हुए राघव एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अपनी निर्वाणा स्क्रिप्चर को शिखर पर धकेलने के बाद यह गोला अब उससे 10 गुना बड़ा था। जब राघव ने पूर्वी समुद्र के ऊपर सचिन के 3 लोगों के समूह पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तारापात! राघव के चिल्लाने के बाद उसके हाथ में वह गोला एक टूटते तारे की तरह हवा में तेजी से उछला और कड़ाहे से जा टकराया। धमाका! रोशनी फट गई। ज्वाला रून्स और सुनहरे रून्स का विस्फोट हुआ। यहां तक कि अंतरिक्ष भी ढह गया। राघव को उस झटके ने पीछे धकेल दिया। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसने तुरंत डिवाइन लाइफ एलिक्सर के कुछ घूंट पिए और वह पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन उसके आध्यात्मिक युवान को इस एक तारापात ने पूरी तरह चूस लिया था। कुणाल की तरफ देखते हुए उसने देखा कि उसकी हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था और उसके चारों ओर की लपटें गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था और वह सदमे से भरा हुआ था। राघव का हमला कड़ाहे को पीछे धकेलने में कामयाब रहा था। वो कड़ाहा कुणाल के दिमाग से जुड़ा हुआ था और उसकी आत्मा को एक भारी झटका लगा था। ये एक गंभीर चोट थी। कुणाल का चेहरा बिगड़ा हुआ था। तभी वो अचानक कड़ाहे पर सुनहरा खून खांसता है। कड़ाहा पहले ही सिकुड़ चुका था, लेकिन अब उसने एक बार फिर शानदार चमक छोड़ी। उसके रून्स फिर से सक्रिय हो गए। वो राघव की ओर गोली की तरह चला। कुणाल ने कड़ाहे को एक बार फिर हमला करने के लिए एक अविश्वसनीय कीमत चुकाई थी। उसकी आंखें अब बेजान और सुस्त थी, लेकिन राघव को मारने के लिए वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। राघव की शक्ति ने उसे डरा दिया था और वह उसे मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। कड़ाहा अब केवल 1 फुट ऊंचा था, लेकिन यह अनगिनत रून से घिरा हुआ था और जहां से भी गुजर रहा था
वहां का अंतरिक्ष टूट रहा था। यह राघव की ओर जोर से बढ़ रहा था। अगर राघव इससे टकराता तो वह यकीनन मर जाता। राघव का आध्यात्मिक युवान लगभग खत्म हो चुका था। भले ही उसका शरीर ठीक हो गया था, वह इस भयानक हमले को रोक नहीं सकता था। यह देखकर कि वह इस कड़ाहे से घिर चुका है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, किसी अज्ञात कारण से राघव को अचानक एक चीज याद आई। राघव के हाथ में अचानक एक काला बर्तन दिखाई दिया। यह पूरी तरह से एक साधारण काला बर्तन लग रहा था। इसमें 2 हैंडल भी थे, जिससे यह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक नियमित लोहे के बर्तन जैसा लग रहा था। लेकिन राघव ने शुरू से ही महसूस किया था कि यह बर्तन साधारण नहीं है। इस समय वो इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता था। उसने बर्तन को कड़ाहे पर दे मारा। धमाका, जमीन फट गई और आसमान हिल गया। राघव को एक भयानक शक्ति महसूस हुई जिसने उसे हवा में उछाल दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि वो कितनी दूर तक उड़ा, लेकिन किसी भी मामले में उसने स्पष्ट रूप से अपनी हर एक हड्डी के टूटने की आवाज सुनी। उसका शरीर लगभग ढह गया और वो जमीन पर लुढ़क गया, लगभग बेहोश होते होते बचा। जब वो आखिरकार रुका तो राघव ने एक बार फिर डिवाइन लाइफ एलिक्सर पी ली। पूर्वी समुद्र से मारे गए समुद्री राक्षसों ने राघव को डिवाइन लाइफ एलिक्सर के 3 जग दिए थे। कुछ खून पीने से उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गई। राघव ने तेजी से आगे देखा और पाया कि जहां वह था वहां अब 10,000 मील का एक छेद था। एक कड़ाहा और एक बर्तन नीचे पड़े थे। राघव को खुशी हुई। बर्तन को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था और वह पहले की तरह ही अनरिमार्केबल लग रहा था। वह दौड़ा और बर्तन को पकड़ा। फिर उसने कुणाल के बगल में पड़े दूर के कड़ाहे को देखा। कुणाल का शरीर टक्कर से पहले ही विकृत हो चुका था और वह बस वहीं पड़ा था, लगातार खून खांस रहा था। उसके टूटे हुए अंदरूनी अंग भी खांसने के साथ बाहर आ रहे थे। उसे स्पष्ट रूप से एक भयानक आंतरिक चोट लगी थी। उसका आध्यात्मिक युवान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हेवनली दाव ऊर्जा का उपयोग करके ठीक होने की तो बात ही छोड़िए, उसमें अपने स्पेशल रिंग से एक औषधीय गोली निकालने की भी ताकत नहीं थी। कड़ाहे और बर्तन के टकराने का असर बिल्कुल भयानक था और वह इसे सहन नहीं कर पाया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने कड़ाहे को खुद को बचाने के लिए वापस बुलाने में अपने अंतिम सार रक्त और आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो लगभग ढहने की कगार पर पहुंच चुका था। राघव को एक बर्तन के साथ चलते देख उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव के पास इतने ट्रम्प कार होंगे और वो उसके कड़ाहे को भी रोक सकता है। शुरू में धोखा खाने के बाद एक आसान जीत पूरी तरह से हार में बदल गई थी। अगर उसने शुरू से ही पूरी ताकत से हमला किया होता तो शायद यह परिणाम नहीं होता। राघव बर्तन लेकर लगभग मरे हुए कुणाल के पास गया। वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस तरह के व्यक्ति के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड होते हैं और कौन जानता है कि वो कब कोई और कार्ड बाहर निकाल देगा। बर्तन को पकड़े हुए उसे बहुत अधिक सहज महसूस हुआ। इस बर्तन ने उसे निराश नहीं किया था। इसने वास्तव में उस भयानक कड़ाहे को रोक दिया था। हाफते हुए कुणाल के पास जाकर राघव ने उसे एक लात मारी। मांस के एक ढेर की तरह कुणाल जमीन पर कई बार लुढ़का, लगभग ढह गया। अपने सिर पर अपना नितंब रखते हुए उसने एक बार फिर खून की उल्टियां की। राघव ने कहा, लगता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुणाल की हालत देखकर उसने कड़ाहे को पकड़ लिया। कड़ाहे के रूंस तुरंत जल उठे। राघव की बाह लगभग फट गई। उसकी त्वचा फट गई और खून बह निकला। उसे दूर पीछे धकेल दिया गया। उसने सदमे में कड़ाहे को देखा तो यह अपने खुद के हमले भी कर सकता था। बिना एक शब्द कहे राघव ने बर्तन को उस पर दे मारा। नतीजतन कड़ाहे के रूंस कुछ हद तक मंद हो गए। यह देखकर कि यह प्रभावी था, वो लगातार बर्तन से उस पर वार करता रहा। कड़ाहा तेजी से मंद होता गया, जबकि बर्तन और गहरा होता गया। उसकी आभा मजबूत होती गई। राघव चौंक गया। ये अपनी ऊर्जा को खुद के लिए अवशोषित कर रहा है। ये बर्तन अजीब था। तब इसने उसके आध्यात्मिक युवान को निकाला था। अब यह कड़ाहे की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
शायद उसकी किस्मत वाकई बदल गई थी और उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक खजाना मिल गया था। इस बर्तन का असाधारण होना, जो इतने भयानक कड़ाहे को भी दबा सकता था, यह दिखाता था कि यह कितना खास था। यह जानना जरूरी था कि जब उसे यह मिला था तब यह बर्तन लगभग ढहने के कगार पर था। कुछ बार मारने के बाद राघव ने तेजी से हमला करना बंद कर दिया। उसने पाया कि कड़ाहा तेजी से मंद हो रहा था और उसने उसे एक संदेश भेजा कि वो आत्मसमर्पण करता है। अब उसे चिंता थी कि अगर वो उसे मारता रहा तो वो अपंग हो जाएगा। राघव ने पूछा, तुम मेरे अधीन होने को तैयार हो? कड़ाहे ने अचानक एक शुद्ध सफेद रोशनी छोड़ी। एक छोटा सा रूम दिखाई दिया। जब वह दिखाई दिया तो दूर पड़ा बेहोश कुणाल का शरीर कांप उठा। राघव ने शुरू किया, एक आध्यात्मिक मुहर। अचानक वो रून अपने आप जल उठा और जलकर राख हो गया। लानत है, मैंने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से संपर्क खो दिया है। मध्य मैदानों के भीतर ग्रैंड एक्साई से दूर एक जगह पर एक शहर था। उस शहर के भीतर एक ऊंचा टॉवर था और उस टॉवर के भीतर एक बुजुर्ग था जिसने अचानक स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। यह बुजुर्ग पिल टावर का वह मालिक था जिसे राघव ने एक बार पहले देखा था, फैजल। इस समय वो लगभग पागल दिख रहा था। जरूर कुणाल के साथ कुछ हुआ है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मामला पूरी तरह से पूरा हो जाए। उसने कुणाल, अपने पिल टावर के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजा था और उसने उसे अपनी वंशानुगत वस्तु भी उधार दी थी। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन कुछ ऐसा था जिसे फैजल के पूर्वजों ने उसके लिए छोड़ा था। स्वाभाविक रूप से एंसेस्ट्रल आइटम को एंसेस्ट्रल आइटम क्यों कहा जाता था? इसका कारण यह था कि पीढ़ियों के विशेषज्ञों ने अपने रक्तरेखा का उपयोग करके इसे पोषित किया था। एक एंसेस्ट्रल आइटम की शक्ति एक किंग आइटम से कहीं ज्यादा होती है। आमतौर पर केवल एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ही इसका उपयोग कर सकता था, लेकिन चूंकि एंसेस्ट्रल आइटम को आध्यात्मिक मुहरों ने बांध रखा था और एक रक्तरेखा द्वारा पोषित किया गया था, उस रक्तरेखा के वंशज अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करके एंसेस्ट्रल आइटम को हमला करने का आदेश दे सकते थे, भले ही वे सामान्य रूप से इसका उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर थे। हालांकि एक एंसेस्ट्रल आइटम शक्तिशाली था, इसकी एक कमी थी। अगर आध्यात्मिक मुहर बहुत जबरदस्त होती तो ये गुलामी जैसा होता और वस्तु आत्मा का इसके प्रति एक प्राकृतिक प्रतिरोध होता। वो बहुत वफादार नहीं होती। इसलिए कड़ाहा अब राघव के अधीन होने को तैयार था। इसने उस आध्यात्मिक मुहर को भी जला दिया। यह आध्यात्मिक मुहर कुछ ऐसा था जिसे यह मूल रूप से हल नहीं कर सकता था, लेकिन कुणाल को इसका उपयोग करने की अनुमति देने के लिए फैजल ने मूल आध्यात्मिक मुहर का एक हिस्सा हटा दिया था और कुणाल को अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी थी। लेकिन कुणाल की आध्यात्मिक शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। उसकी आध्यात्मिक मुहर ने लगभग सारा असर खो दिया था। इसके अलावा इस छोटे से दुनिया के भीतर फैजल की आध्यात्मिक मुहर कमजोर हो गई थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कड़ाहे ने आध्यात्मिक मुहर के प्रतिबंधों को जबरदस्ती हटाने के लिए अपनी मुख्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया। राघव को नहीं पता था कि फैजल इस समय गुस्से में दहाड़ रहा था। उसने कड़ाहे से आती सफेद रोशनी को देखा और उसे एक संदेश महसूस हुआ। इसका मतलब था कि राघव अपनी आध्यात्मिक मुहर लगा सकता है। यह उसके अधीन होने को तैयार था जब तक कि राघव उसे मारना बंद कर देता, अन्यथा यह नष्ट हो जाएगा। राघव ने अपने हाथ में काले बर्तन को देखा जो अब थोड़ा चमक रहा था और कड़ाहे को देखा जो बस उसकी आध्यात्मिक मुहर का इंतजार कर रहा था। वो खुश था। आज उसने 2 अद्भुत खजाने हासिल किए थे। राघव ने कड़ाहे पर हाथ रखा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो इतना ही काफी है। आध्यात्मिक मुहर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में या तो दुश्मन होते हैं या साथी। उम्मीद है तुम मेरे भरोसे पर खरे उतरोगे। ऐसा नहीं था कि राघव आध्यात्मिक मुहर न लगाने के लिए इतना अहंकारी था। असली समस्या यह थी कि कड़ाहा बहुत शक्तिशाली था। वस्तु आत्मा भी बुद्धिमान थी और इसलिए राघव इसे गुलाम के रूप में नहीं देख सकता था। इसलिए वो आध्यात्मिक मुहर नहीं लगाना चाहता था। इसके अलावा उसने कड़ाहे से डर और लाचारी महसूस की, लेकिन उसे कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई।
इसलिए राघव ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत की। राघव को भरोसा था कि वह इस कड़ाहे को दबाकर रख सकता है। बर्तन के बिना भी उसे इसका कोई डर नहीं था। उसके शरीर के भीतर कुछ ऐसा था जो अन्य सभी वस्तुओं को दबा सकता था। प्राइमल केओस बीड। अब तक इसने उसे कभी निराश नहीं किया था। यहां तक कि इमेमोरियल पाथ में भी ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल भी प्राइमल केओस बीड से बहुत डरा हुआ था। हालांकि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, राघव इसे महसूस कर सकता था। अगर एक दिव्य वस्तु ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल भी इससे डरती थी, तो एक कड़ाहे से क्या डरना था। राघव ने अपने हाथ में कड़ाहे का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। उस कढ़ाई के 4 पैर थे, जो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाओं का संकेत दे रहे थे। आमतौर पर इस तरह की कढ़ाइयां बाहर से चौकोर और अंदर से भी चौकोर होती थी, लेकिन यह कढ़ाई बाहर से चौकोर थी और अंदर से गोल। यह विशेष रूप से पिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई थी। यह पिल फर्नेस से अलग थी क्योंकि पिल फर्नेस में केवल 3 पैर होते हैं और वह अंदर बाहर से गेंद जैसा गोल होता है। उसमें ढक्कन भी होता है, लेकिन मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन्स में नहीं होता। कढ़ाई के मुहाने के चारों ओर 2 बेहद बारीक नक्काशीदार रून्स थे जो ड्रैगन के आकार के थे। उन ड्रैगनों के मुंह से लपटें निकल रही थी और वे दोनों अविश्वसनीय रूप से सजीव लग रहे थे। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन। राघव को आखिरकार कढ़ाई पर 3 अमर अक्षर दिखाई दिए। तभी उन्हें इसका नाम पता चला। ये ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन की आइटम स्पिरिट उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही थी। इस पर विचार करने के बाद राघव ने इसे सीधे अपने स्पिरिचुअल स्पेस में रख दिया। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को उनके माइंड सी के भीतर उनकी सोल से पोषण मिलेगा। इसने उसे और भी ज्यादा आभारी बना दिया और उसने उन्हें अपने कुछ सीक्रेट्स भी बताना शुरू कर दिया। राघव को अब जाकर पता चला कि ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन एक ऐसी चीज है जो किंग आइटम से भी आगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब राघव ने इस पर स्लेव मार्क नहीं लगाई तो ये इतना आभारी क्यों था। उनके पास अभी इसके सभी सीक्रेट्स पूछने का समय नहीं था। वो कुणाल के पास चले गए और देखा कि उसका चेहरा अभी भी वैसा ही टेढ़ा था। हालांकि अब उसमें अपनी कोई महानता नहीं बची थी। वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह दयनीय लग रहा था। तो क्या तुम अभी भी मेरे खजानों के बारे में सोच रहे हो? राघव ने पूछा। राघव, तुमने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन चुरा लिया है। टावर मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कुणाल ने द्वेष से भरा हुआ कहा। उसे लगा कि इस लड़ाई में उसकी हार पूरी तरह से अन्याय थी। वो नफरत से भरा हुआ था। अच्छा, मैं ही हूं जो उसे नहीं छोड़ने वाला हूं। जिस टावर मास्टर की तुम बात कर रहे हो, वो बूढ़ा कमीना फैजल ही होना चाहिए, है ना? वो और नीरज मुझे निशाना बनाना चाहते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि उस कमीने फैजल के अंडकोश में सचमुच दर्द होगा। क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए है? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज रहा हूं। हाँ, ये सही है। मरे हुए आदमी के लिए पैसा किसी काम का नहीं होता। मैं तुम्हारी देखभाल में मदद करूंगा। राघव ने कुणाल की स्पेशल रिंग छीन ली। अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि ये एक बहुत बड़ी लाइफ रिंग थी जिसमें 100 वर्ग मील से ज्यादा जगह थी। ये हर तरह की कीमती दवाओं से भरी हुई थी। अफसोस की बात है कि उन कीमती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के अलावा बाकी सभी मेडिसिनल पिल्स से भरी बोतलें थी। साथ ही कुछ एल्केमी टेक्निक्स या थ्योरीज भी थी। वे चीजें राघव के लिए बेकार थी, लेकिन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ने उनकी आंखें लाल कर दी। वो वास्तव में पिल टावर के सबसे उत्कृष्ट जूनियर डिसाइपल होने के लायक था। वो अविश्वसनीय रूप से अमीर था। कम से कम सैकड़ों प्रजातियां थी जो राघव के पास पहले नहीं थी। ये उनके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। स्पेशल रिंग को रखते हुए उन्होंने कहा, तो अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तुम अब जा सकते हो। राघव ने ब्लड रिंकर को कुणाल के माथे पर घोंप दिया। किसी व्यक्ति की सोल को खत्म करने का यह सबसे तेज तरीका था। पहले शरीर को मारने और फिर सोल को निशाना बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनकी सेबर उनके सिर को भेदने वाली थी, उसके ऊपर एक जेड टैबलेट साकार हो गई।
ये जेड टैबलेट लगभग राघव के सोल कामिंग जेड के समान थी। अंतर यह था कि उनके सोल कामिंग जेड में 9 नसें थी, लेकिन इसमें केवल 7 थी। ये सोल कामिंग जेड कुणाल के माथे के ऊपर तैर रही थी। संपर्क में आते ही राघव की सेबर की नोक से ये टूट गई, लेकिन उसी पल एक प्रकाश की बाधा ने कुणाल को लपेट लिया, जिससे राघव का हमला रुक गया। राघव, तुम मुझे मार नहीं सकते। प्रकाश के भीतर कुणाल अचानक हंसने लगा। बाधा के भीतर एक भयंकर दिखने वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ। राघव, तुमने मेरे पिल टावर के डिसाइपल को मारने और मेरे पैतृक खजाने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को चुराने की हिम्मत कैसे की? इस बार एक्सुएंशन दाओ सेक्ट भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, वरना। यह बुजुर्ग ठीक पिल टावर का मास्टर फैजल था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा जल रहा था, क्योंकि वह राघव को घूर रहा था। एक अविश्वसनीय दूरी से अलग होने पर भी राघव उसके क्रोध को महसूस कर सकते थे, लेकिन इस पर सोचते हुए उन्हें लगा कि यह क्षमा किया जा सकता है। अपने खजानों को प्राप्त करने के बजाय फैजल ने अपना पैतृक खजाना खो दिया था। अगर स्थितियां उलट दी जाती तो वह भी शायद गुस्से में होता। राघव ने उदासीनता से फैजल को देखा। फैजल के हत्या के इरादे को शांत करने का स्पष्ट रूप से कोई तरीका नहीं था, और फिर भी उसे ऐसे दिखावा करना पड़ रहा था जैसे समझौता करने की गुंजाइश हो। राघव अनजाने में उसे एक शब्द में वर्णित कर गए, मूर्ख। प्रकाश बाधा के भीतर फैजल सोच रहा था कि राघव को कैसे डराया जाए और उसे ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन सौंपने के लिए मजबूर किया जाए। तभी राघव के शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़े। तुम्हें विश्वास है जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट कर सकता हूं? फैजल दहाड़ा। उसकी आंखों से लगभग लपटें निकल रही थी। वह जानता था कि राघव का कोई परिवार नहीं था जिसे वह धमका सके। एकमात्र चीज जो उसे कुछ आशंका में डाल सकती थी वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट थी। थोड़ा और डींग मारो और मुझे शायद विश्वास हो जाए, राघव ने कहा। फैजल के चेहरे को सूझकर सुअर जैसा होते हुए देखकर राघव अंदर ही अंदर व्यंग्य किए बिना नहीं रह सके। पिल टावर कितना भी अद्भुत क्यों न हो, ये एक तटस्थ शक्ति थी। क्या वो वास्तव में 3 हेवनली सेक्ट्स में से एक एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट करने की हिम्मत करेगा? इस डींग में कोई कला नहीं थी। पहला, क्या तुम्हारे पास मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट करने की शक्ति है या नहीं? इसे अनदेखा करते हुए क्या तुम मुझे यह भी बता सकते हो कि तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर हमला करने के लिए क्या बहाना दोगे? तुम सच में एक मूर्ख हो, एक ऐसा मूर्ख जो उस दूसरे मूर्ख नीरज के झूठों को भी सुनेगा। सिर्फ लालच के लिए तुम सही और खलत को उलटने और मुझे एक हेवन सीजर के रूप में फंसाने के लिए तैयार थे। उस समय एक्सयूएन मास्टर ने मार्शल हेवन अलायंस के सभी लोगों के सामने ये गारंटी देने के लिए पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का इस्तेमाल किया था कि मेरे हेवन सीजर होने की कोई संभावना नहीं है। उसने तुम्हारे चेहरों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि जैसा मैं देखता हूं, तुम थप्पड़ खाकर एक मूर्ख बन गए। अब भी तुम्हारे पास ग्रैंड हा के साथ इतने खुलेआम सांठगांठ करने और प्राचीन राष्ट्रों के मामलों में दखल देने का क्या कारण है? तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मुझे मारना और कुछ खजाना लेना है जो मौजूद ही नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक मूर्ख हो? शायद अगर तुम सच्चाई को बाहर आने से रोकने के लिए पर्याप्त लोगों को मारने में सक्षम हो तो चीजें इतनी बुरी नहीं होंगी, लेकिन अगर तुम नहीं हो ही बूढ़े भूत फैजल, हालांकि मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं तुम्हारे अंडकोश में दर्द कर सकता हूं, मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे सिर में दर्द करूंगा। मैं तुम्हारे घोटाले को सार्वजनिक कर दूंगा ताकि पूरा मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट देख सके कि पिल टावर पाखंडियों से भरा है जो भेड़ के मांस के रूप में कुत्ते का मांस बेचते हैं, कचरा जो किसी भी घटिया तरीके का इस्तेमाल करने में सक्षम है। राघव ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे बच्चे पर कोई विश्वास करेगा? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया? जिस पर मैंने नजर डाली वो कभी बच नहीं पाया। अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत अपने सीक्रेट्स और खजाने सौंप दोगे, वरना न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारे ड्रैगन ब्लड लीजन या प्रेमी का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। जब समय आएगा
तो इस फैसले पर पछताना मत। मैं फैजल पेल टावर के मास्टर के रूप में अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके तुम्हें बताता हूं कि ये क्षेत्र मेरी दुनिया है। यहां कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। अनगिनत सेक्स है जिनके मेरे पेल टावर के साथ सरीबी संबंध है। जैसे ही मैं शब्द कहूंगा वे सभी तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर अपनी भाले तान देंगे। जब समय आएगा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से सफाया हो जाएगा। तुम राघव एक जोशीले नायक होने का दावा करते हो, लेकिन क्या तुम अपने भाइयों के सिर की रक्षा के लिए कुछ खून बहाने के लिए भी पर्याप्त वफादार नहीं हो? मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कमजोर कायर हो जो कुछ डजानों के लिए अपने ही सेक्ट का विनाश करने को तैयार है। एक ओछा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे अपने भाइयों और प्रेमियों को फेंक देगा। फैजल ने व्यंग्य किया। राघव ठंडे होकर मुस्कुराए। सचमुच बेशर्म, यहां तक कि दूसरों को धमकाते समय भी वो कुछ इतना दम्भपूर्ण ढंग से बोल सकते थे। ये ऐसा था जैसे राघव के लिए नायक होने का एकमात्र तरीका अपने खजाने सौंपना था। अगर उन्होंने नहीं किया तो वह एक घिनौने कायर बन जाएंगे। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही उन्हें गुस्सा आया। प्राइमल केओस स्पेस के भीतर फोटोग्राफिक जेड अभी भी सक्रिय था। फैजल के शब्द और बेशर्म रूप सब रिकॉर्ड किए गए। राघव, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अपने खजाने सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम नहीं करते तो न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारे प्रेमी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर्स, वे सब मर जाएंगे। इसके बारे में सोचो। फैजल ने राघव को ठंडे होकर देखा। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके पास सचमुच वह ताकत थी। अनगिनत सेक्स को पेल टावर ने चुपके से निगल लिया था, जो उनके सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं थे। सतह पर यह सिर्फ ऐसा दिखता था जैसे वे सहयोग कर रहे हों। लेकिन जैसे ही पेल टावर शब्द देता, वे सेक्ट एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को धमकाने के लिए हर तरह की छोटी छोटी हरकतें शुरू कर देते। बूढ़े मूर्ख, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम साजिश रचने के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगर तुम साजिश रचने की कोशिश करते तो तुम्हें मरने तक खिलाया जाता। तुम पहले ही अपना पाव मार चुके हो, तो तुम अब जा सकते हो। मुझे लोगों को मारने से रोको मत। राघव ने एक बार फिर ब्लड ड्रिंकर को कुणाल पर घोंप दिया। हालांकि उनकी स्पिरिचुअल योन लगभग खत्म हो चुकी थी। ब्लड ड्रिंकर ने प्रकाश की बाधा में छेद किया, लेकिन फिर उसकी गति धीमी हो गई। ये कुणाल के सिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। टावर मास्टर, मुझे बचाओ, कुणाल चिल्लाया। फैजल कुणाल के पैतृक परदादा थे, लेकिन उनके परिवार के भीतर उन्हें परिवार के सदस्यों को उनके आधिकारिक पदों से बुलाना पड़ता था। राघव, तुम अपने बगल के हर एक व्यक्ति को अनंत विनाश के लिए सौंप रहे हो। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? फैजल चिल्लाया। राघव ने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि उनकी सेवा प्रकाश की बाधा से प्रभावित थी और उसकी प्रगति धीमी थी, वो शक्ति बढ़ा रहे थे। यह कुणाल के सिर से 3 इंच से भी कम दूरी पर थी। कुणाल भयभीत था। पहले वह डरा नहीं था, इसलिए नहीं कि वह साहसी था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि सोल कामिंग जेड उसकी रक्षा कर रही है। वह स्वचालित रूप से बच जाएगा। लेकिन अब राघव अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका और उसने टावर मास्टर से उसे बचाने की भीख मांगी। प्रकाश की बाधा के भीतर फैजल ने अचानक हैंड सील्स बनाई और प्रकाश की बाधा चमकी राघव को उड़ा दिया। राघव, चूंकि तुम इतने अतार्किक हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें पछतावा जरूर कराऊंगा। ये कहने के बाद एक चमकदार रोशनी ने कुणाल को घेर लिया। स्पेशल एनर्जी घनीभूत होने लगी। राघव का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। ये कमीना उसे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुणाल रून से घिरा हुआ था और हवा में तैरने लगा। वो हंसा। राघव, बस इंतजार करो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी सारी त्वचा उधेड़ दूंगा और तुम्हारी मांसपेशियों और हड्डियों को चीर दूंगा। लेकिन अब मैंने अपनी योजनाएं बदल दी हैं। इसके बजाय
मैं तुम्हारे ड्रैगन ब्लड लीजन के हर सदस्य को मार डालूंगा और तुम्हारे सभी प्रेमियों के साथ तब तक खेलूंगा जब तक वे मर न जाए। मैं धमाका। कुणाल का शरीर तेजी से फीका पड़ रहा था। जैसे ही उसे ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला था, एक काला बर्तन उसकी तरफ टकराया। उसके चारों ओर के रून्स फूट गए और स्पेशल एनर्जी गायब हो गई। कुणाल की हंसी कट गई और वह भयभीत हो गया। नहीं, एक खून के रंग की सेबर हवा में चमकी, कुणाल के शरीर को टुकड़ों में उड़ा दिया। एक हेवनली जीनियस ठीक इसी तरह गिर गया। फैजल के हाथ सील से बाहर निकल गए और वो गुस्से से लड़खड़ाने लगा। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा झलक रहा था। राघव, ये दो शब्द उसके दांतों के बीच से फुसफुसाहट बनकर निकले। उसकी आवाज किलिंग इंटेंस से भरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि राघव ने उसकी स्पेशल आर्ट को कैसे तोड़ दिया। ठीक उसी समय एक हल्की चटकने की आवाज आई। फैजल के हाथ में रखी एक जेड स्लिप चटक कर टूट गई। ये एक सोल जेड स्लिप थी और ये बहुत कीमती होती थी। पिल टावर में केवल मुख्य रक्तरेखा के प्रतिभाशाली लोगों को ही सोल जेड स्लिप रखने की इजाजत थी। ये सोल जेड स्लिप कुणाल की आत्मा से जुड़ी हुई थी। जब कुणाल की आत्मा का नाश हुआ तो जेड स्लिप भी टूट गई। इसका मतलब था कि कुणाल यकीनन मर चुका था। राघव, अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो मैं, फैजल, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। फैजल की आंखें एक गुस्से वाले जानवर की तरह लाल थी और उसने आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और हमारी सभी सहायक ताकतों को सतर्क करो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कौन रोकने की हिम्मत करता है। फैजल ने आदेश दिया। जैसा आप हुक्म दे। अंधेरे में से एक जवाब आया। फैजल के बाल खड़े थे। उसका गुस्सा चरम पर था। राघव अभी भी जिंदा था और उसे उसके खजानों की एक झलक भी नहीं मिली थी। दूसरी ओर जो एंसेस्ट्रल आइटम उसने अपने वंशज को दिया था, वो उस कीमती वंशज की जान के साथ छीन लिया गया था। यह जानना जरूरी था कि कुणाल वो नौजवान था जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वह इस तरह मर गया। उसे दुख क्यों नहीं होगा? मार्शल हेवन अलायंस, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट, देखते हैं इस बार तुम मुझे रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। फैजल की आंखों में एक बर्फीली रोशनी दिखाई दी। इस अंधेरी जगह में यह एक जानवर की आंखों की तरह थी, भयानक और तेज। कुणाल को अपनी सेबर से मारने के बाद जैसे ही उसका शरीर फटा, एक सुनहरी और एक बैंगनी लौ की रोशनी दिखाई दी। सुनहरी रोशनी तेजी से मंद पड़ गई, जबकि बैंगनी रोशनी अचानक भागने की कोशिश करने लगी। शीन प्रकट हुआ और उन दोनों को निगल गया। बैंगनी रोशनी सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम का बीज थी, जबकि सुनहरी रोशनी कुणाल की कोर फ्लेम थी। राघव अभी तक समझ नहीं पाया था कि यह सुनहरी लौ क्या थी। यह ठोस रूप लेने में सक्षम थी और इसकी शक्ति ने उसे गहराई से हिला दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि राघव ने देखा था कि कुणाल हमेशा अपनी सुनहरी लौ का इस्तेमाल सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम को दबाने और नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। इसका मतलब था कि यह सुनहरी लौ उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन दोनों लौ बीजों को निगलने के बाद शीन वापस प्राइमल केओस स्पेस में चला गया। प्राइमल केओस स्पेस के अंदर दोनों लौ बीज, जो जोरदार संघर्ष कर रहे थे, तुरंत शांत हो गए। ये दोनों लौ बीज शीन के लिए सबसे अच्छा खाना थे। सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम के बीज को निगलने से शीन की शक्ति लगभग पूरी तरह से उसके बराबर हो जाएगी। फिर एक बार जब शीन सुनहरी लौ को निगल लेगा तो भले ही उसकी शक्ति सोल डिवाउरिंग वायलेट फ्लेम से आगे न निकले, ये कम से कम उसके बराबर तो हो ही जाएगी। लेकिन अभी शीन बेहद कमजोर था। उस पूरी शक्ति वाली स्टार फॉल को निकालने के लिए उसकी लगभग सारी ऊर्जा सोख ली गई थी। अब दोनों लौ बीजों में से किसी को भी तुरंत शुद्ध करना संभव नहीं था। खुशकिस्मती से दोनों लौ बीज प्राइमल केओस स्पेस का विरोध नहीं कर सकते थे। शीन धीरे धीरे ठीक हो सकता था और उन्हें शुद्ध कर सकता था। राघव ने अभी शीन को शांत ही किया था कि एक सुनहरी रोशनी अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ी। इसके अलावा इस रोशनी के अंदर मौजूद शक्ति से शून्य कांप उठा। बिना सोचे समझे राघव ने बर्तन से उसे रोका।
एक धमाके से राघव को हल्की सी आवाज आई क्योंकि उसे पीछे धकेल दिया गया, जिसे अब उसने एक सुनहरे तीर के रूप में पहचाना। ठीक उसी समय दूर हवा में एक पंखों वाला, चील जैसी आंखों वाला आदमी दिखाई दिया। उसने अपने बाएं हाथ में एक सुनहरा धनुष पकड़ रखा था और राघव को घूर रहा था। साफ तौर पर वह सुनहरा तीर उसी की ओर से आया था। यह देखकर कि उसका चुपके से किया गया हमला नाकाम हो गया, उसने तुरंत एक जेड प्लेट को चूर कर दिया। एक कंपन हर दिशा में फैल गया। यह एक तरह का संचार सिग्नल था। राघव का हाथ सुन्न था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। हालांकि बर्तन ने तीर को रोक दिया था, लेकिन उसके शारीरिक शरीर को समर्थन देने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, जिससे वह सामान्य से बहुत कमजोर हो गया था। एक रैंक 7 सेलेस्टियल। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे एक बुरा एहसास हुआ। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने के साथ उसकी युद्ध शक्ति उसकी सामान्य स्थिति के 10वें हिस्से से भी कम थी। इस आदमी को मारना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा उसके पास पंखों का एक जोड़ा था और वह एक धनुष का उपयोग करता था। वह स्पष्ट रूप से लंबी दूरी का लड़ाका था और ऐसे लोग आमतौर पर गति में माहिर होते थे। इससे उसे मारना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन जिस चीज ने राघव को सबसे ज्यादा बेचैन किया वो था उसके द्वारा जारी किया गया संचार सिग्नल। अब यकीनन कई विशेषज्ञ यहां भाग रहे होंगे। उस समय चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। ठीक उसी समय 2 और आकृतियां भागती हुई आई। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये प्राचीन जाति के विशेषज्ञ भी रैंक 7 सेलेस्टियल थे। एक साथ हमला करो। हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोको। चील जैसी आंखों वाले विशेषज्ञ के पंख चमकने लगे और उसके धनुष पर एक सुनहरा तीर जमा हो गया। फिर तीर अविश्वसनीय गति से बाहर निकला। धनुष से निकलते ही वह राघव तक पहुंच गया। तीर एक बार फिर बर्तन से टकराया। बर्तन ठीक था और तीर फट गया, लेकिन राघव को एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। इस समय अन्य 2 प्राचीन जाति के विशेषज्ञों ने उस पर हमला किया। एक ने लाठी पकड़ी हुई थी जबकि दूसरे ने एक सेबर पकड़ी थी जिसे काटने में विशेषज्ञता के लिए संशोधित किया गया था। दोनों ने अपने रैंक 7 सेलेस्टियल अभिव्यक्तियों को बुलाया था, यह जानते हुए भी कि राघव पहले ही थक चुका था। वे जरा भी लापरवाह नहीं थे। उन्होंने उस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बाएं हाथ में बर्तन और दाएं हाथ में ब्लड ड्रिंकर पकड़कर उसने केवल बर्तन से उनके हमलों को रोका। वह टक्कर लगने पर खून उगल दिया और बर्तन लगभग उसके हाथों से निकल गया था। जैसे ही उनके हमले पड़े, एक शांत तीर राघव की पीठ की ओर चला गया। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को घुमाया, तीर को तोड़ दिया, लेकिन उसे एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। दोनों प्राचीन जाति के विशेषज्ञों ने इसका फायदा उठाकर हमलों की झड़ी लगा दी। खुशकिस्मती से बर्तन इतना मजबूत था कि उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उसे बार बार पीछे धकेला गया और चोटें आई। राघव का दिल हिल गया। इस तरह जारी रखना कोई विकल्प नहीं था। भले ही कोई रैंक 8 सेलेस्टियल न आए, वह इन तीनों के हाथों ही मारा जाएगा। वह चुपके से हमला करने वाला तीरंदाज सबसे ज्यादा नफरत के लायक था। हर बार उसका हमला तब होता जब राघव बाकी 2 प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को रोकने में व्यस्त होता। राघव लगभग कई बार बुरी तरह घायल हो गया था। कठोर बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। राघव ने अपने दांत भींच लिए। अचानक उसने बर्तन को आगे की ओर दे मारा, उनके दोनों हथियारों को रोक दिया। इस पूरी ताकत के हमले ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ठीक इसी समय एक शातिर तीर राघव की पीठ में घुस गया। इसका समय पूरी तरह से सही था। इसने राघव के शरीर में एक मुट्ठी के आकार का खूनी छेद छोड़ दिया, जिससे तीरंदाज खुश हो गया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने देखा कि उसका तीर राघव के शरीर से होते हुए लाठी चलाने वाले प्राचीन जाति के विशेषज्ञ की ओर बढ़ गया। ध्यान रखना, लाठी चलाने वाला प्राचीन जाति का विशेषज्ञ राघव पर हमला करने के लिए अपनी लाठी उठा ही रहा था कि राघव की छाती से एक तीर निकलकर उसकी ओर आया। उस पल उसने तीरंदाज की चेतावनी सुनी और अपने हमले को छोड़कर एक तरफ हट गया।
लेकिन जैसे ही वो तीर से बचा, दूसरी दिशा से एक खून के रंग की सेबर उसकी गर्दन से गुजर गई। एक सिर हवा में ऊंचा उड़ गया। अफसोस की बात है कि इस हमले के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, वरना सिर तुरंत फट गया होता। ठीक उसी समय एक दहाड़ से आसमान हिल गया। एक बिजली का ड्रैगन बाहर निकला, दूसरे सदमे में आए प्राचीन जाति के विशेषज्ञ से टकराया, जबकि उसकी पूंछ सिर की ओर झपटी। विशाल बिजली के ड्रैगन ने प्राचीन जाति के विशेषज्ञ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसकी पूंछ सिर से टकराई, जिससे वो व्यक्ति तुरंत मर गया। सेबर चलाने वाले प्राचीन जाति के विशेषज्ञ का शरीर सुन्न हो गया। वो बिजली की शक्ति को बाहर निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने ही वाला था कि उसने अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर दर्द का एक तेज झटका महसूस किया। एक खून के रंग की सेबर ने उसे सिर से पांव तक 2 हिस्सों में काट दिया, यहां तक कि उसका कवच भी टूट गया। शुक्रिया ब्लड ड्रिंकर। राघव जिस कारण इस व्यक्ति को मार पाया, वो सब ब्लड ड्रिंकर की बदौलत था। इसने कवच की सुरक्षा को तोड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था। उन दोनों को मारने के बाद राघव हाफ रहा था। जिस हाथ में उसने ब्लड ड्रिंकर पकड़ रखा था, वो जोर से कांपने लगा था, जिसका मतलब था कि उसने अपनी शक्ति को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। अचानक उसने बर्तन उठाया, एक तीर को रोकते हुए। उसने खून खासा और एक टूटते तारे की तरह पीछे हट गया। जोरा, उसे खत्म कर दो। जोरा दूर खड़े तीरंदाज की ओर बढ़ा। उसकी विशाल पूंछ उसकी ओर झपटी, लेकिन उस तीरंदाज के पंख फड़फड़ाए और वह जोरा के हमले से बच निकला। एक बार फिर राघव पर एक तीर चलाया। राघव ने बर्तन को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से दिव्य जीवन अमृत का एक घूंट पिया, मुड़ा और भाग गया। जोरा पागलपन की हद तक तीरंदाज पर हमला कर रहा था, लेकिन तीरंदाज का कवच चमक उठा, जिससे वो अस्थायी रूप से जोरा के बिजली के रूंज से अलग हो गया। वो राघव के पीछे उड़ने लगा और जैसा कि राघव ने उम्मीद की थी, वो गति में माहिर था। राघव अभी उड़ नहीं पा रहा था, वो केवल अपने पैरों का उपयोग कर सकता था। हर कदम से वो 1 मील पार कर सकता था, लेकिन ये अभी भी बहुत धीमा था क्योंकि उसे लगातार तीरों से परेशान किया जा रहा था। राघव एक शिकारी द्वारा पीछा किए जा रहे खरगोश की तरह था। वो एक अविश्वसनीय रूप से दयनीय स्थिति में था। कभी कभी खून खांस रहा था। लानत है, तो मेरा भी यही हाल होता है। एक कमजोर बाघ एक कुत्ते के हाथों मर सकता है। अगर मैं अपनी चरम अवस्था में होता तो इस कमीने को एक ही थप्पड़ से मार देता। राघव गुस्से में था, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि यह तीरंदाज पीछा करते हुए लगातार कोई अज्ञात पाउडर छिड़क रहा था। बिना सोचे समझे ये दूसरों के लिए पीछा करना आसान बनाने के लिए एक मार्कर होना चाहिए। अच्छा नहीं, मुझे दूर भागने के लिए कुछ सोचना होगा, वरना मैं यकीनन मर जाऊंगा। क्या मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं है? राघव को ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को इतनी बार मारने का अफसोस हुआ। इसने अपनी बहुत ज्यादा शक्ति खो दी थी, वरना ये इस नफरत भरे साथी को तोड़ने में उसकी मदद कर सकता था। राघव ने जल्दी से प्राइमल केओस स्पेस को पलटा। अचानक एक खास चीज राघव की नजर में आई। जोरा प्राचीन जाति के धनुर्धर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसलिए उसका शरीर अचानक चमक उठा। बिजली के चकाचौंध भरे आर्क्स निकाले, जिसने धनुर्धर को एक पल के लिए कुछ भी देखने नहीं दिया। उसी पल एक 3 फीट का गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ा। प्राचीन जाति का धनुर्धर सचमुच रैंक 7 सेलेस्टियल होने के लायक था। हालांकि वह अंधा हो गया था और थंडर फोर्स उसकी डिवाइन सेंस को परेशान कर रहा था, फिर भी उसने इसे महसूस कर लिया। उसने अपने धनुष से रोकते हुए तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। बूम! जैसे ही उसके धनुष ने गोले को छुआ, गोला फट गया और अनगिनत टुकड़े उसके चारों ओर सब कुछ निकल गए। धनुर्धर हैरान था। इससे पहले कि वह यह भी समझ पाता कि क्या हुआ है, दर्जनों टुकड़ों ने उसके शरीर को चीर दिया और उनमें से एक ने उसकी गर्दन काट दी। उसका सिर उसके शरीर से अलग हुआ ही था कि जोरा बिजली के भाले में बदल गया और उसके आर पार हो गया, जिससे वह तुरंत मर गया।
अर्जुन का सारा सामान बेहतरीन है, लगता है उसका डींग मारना सच था। वह गोला उन बमों में से एक था जिनका इस्तेमाल पूर्वी समुद्र में सी डीमंस के खिलाफ अंतिम हथियार के रूप में किया गया था। लेकिन उनका इस्तेमाल उन पर करने के बजाय उन्होंने प्राचीन जातियों और हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों को एक जोरदार झटका दिया। उस समय अर्जुन ने राघव को अपनी सबसे बड़ी रचना एक यादगार के तौर पर दी थी, लेकिन असल में यह सिर्फ दिखावा करने के लिए था। लेकिन अब इस बम ने राघव द्वारा सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर एक रैंक 7 सेलेस्टियल को भी मार डाला। अच्छा नहीं, भागना पड़ेगा। राघव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कई शक्तिशाली ऑरस को सीधे उसकी ओर दौड़ते हुए महसूस किया।